हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अब हर एक सप्ताह सिलेक्टेड 10 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। ये सारे स्टॉक्स या तो न्यूज़ की वजह से चर्चा में रहेंगे, या फिर वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव होंगे, या फिर सर्टेन चार्ट पैटर्न की वजह से उसमें एंट्री जोन बन रही होगी। इस डिस्कशन से आप लोगों को कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है या फिर किसी स्टॉक के बारे में डिटेल्स में जानना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। तो बिना देर किए आज हम सारे स्टॉक्स को एक एक करके देखते हैं। तो आज का सबसे पहला स्टॉक है डी मार्ट। तो डी मार्ट बेसिकली इसे हम सुपरमार्केट या फिर हाइपर मार्केट बोल सकते हैं। इसके शेयर्स लगातार काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए। इसका आईपीओ आपका 2017 में आया था, उसके बाद इसने कंटिन्यूसली ग्रो किया। और इसका वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई थे। इसका वजह था ये कंटिन्यूसली लगातार अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और इसकी प्रॉफिट भी अच्छी खासी आ रही थी। लेकिन उसके बाद जब ये रिसेशन आया 2022 में, उसके बाद इसमें थोड़ा स्लो डाउन आया और फिर इसने मार्केट पकड़ा। लेकिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि इसके स्टॉक काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरे। इसका वजह है, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि जो जेप्टो और ब्लिंकिट है, जो क्विक कॉमर्स कंपनी है, वो काफ़ी तेज़ी से डिलीवरी कर रही है। वो 10 मिनट में कोई भी ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचा रही है। तो ऐसे में इसमें ऐसी र्यूमर फैल रही है कि एवेन्यू सुपरमार्ट का जो मार्केट है वो धीरे धीरे गिर सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। हाँ, टीयर 1 में इसका मार्केट थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि टीयर 1 में जेप्टो और ब्लिंकिट तो काफ़ी तेज़ी से काम करे, लोगों का वहाँ रस रहता है, तो वो लोग जनरली ऑनलाइन शॉपिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे उनका मार्केट यहाँ चलेगा नहीं। और एवेन्यू सुपरमार्ट अभी काफ़ी तेज़ी से अपना स्टोर एक्सपैंड कर रही है और ये टीयर 2 और टीयर 3 में भी ध्यान दे रही है। लेकिन उसके अलावा अगर ये ऑनलाइन बिजनेस में भी उतर जाए, तो मुझे लगता है जेप्टो और ब्लिंकिट को आसानी से टक्कर दे सकती है, क्योंकि उसका जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल, वो काफ़ी अच्छा है और ये जनरली चीप रेट में कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन अभी तक इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी इसने शुरू नहीं किया है। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है और इसमें एक बाइंग जोन बन सकती है। अब हम अगले स्टॉक में आते हैं। उसका नाम है अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड केमिकल का बहुत ही अच्छा कंपनी है और इसने लगातार अपने इन्वेस्टर्स को बहुत मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। लेकिन वही सेम स्टोरी है 2021 के बाद, जब 22 में रिसेशन आया, तो उसके बाद इसके शेयर लगातार गिर गए। वजह था अचानक से ग्लोबल सप्लाई ज़्यादा होना और डिमांड कम होना। उसकी वजह से इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार्जिन में प्रेशर आया। दोस्तों, मैं अतुल लिमिटेड पे काफ़ी एक बड़ा वीडियो बनाया हूँ, जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से इसके बिजनेसेस डाउन हुए और ये आगे कैसे ग्रो कर सकता है। इसके मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस भी अच्छे से किया था और चार्ट पैटर्न एनालिसिस भी किया था। आप उसमें जाके इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। तो एक अच्छा खासा इसमें कर्व विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है और मुझे लगता है कि इसमें 20% अपसाइड पोटेंशियल है। तो आप इसे जाके ज़रूर देखें। मैंने इसे करीब एक हफ्ता पहले इसमें वीडियो बनाया था। उस टाइम इसके जो शेयर प्राइस थे उस 7250 के अराउंड था। तो हम वीडियो में आगे चलते हैं। और तीसरा स्टॉक है फाइजर। फाइजर फार्मा की एक रेपुटेड कंपनी है। जब ये कोविड आया था, उसमें सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा इसी ने किया था। उसके बाद इसके शेयर प्राइस में काफ़ी रैली आई। उसके बाद फिर से 2022 में जब रिसेशन आया, तो ये काफ़ी ज़्यादा पिट गई। उसके बाद फिर से इसने रिकवरी दिखाया और अभी ये फिर से ऑल टाइम हाई को टच करके शार्पली करेक्ट की है। तो यहाँ पर ये कब विथ हैंडल पैटर्न काफ़ी अच्छे से बना रही है। इसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी तेज़ी से स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक स्टॉक को ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर सकता। लेकिन इसके जो चार्ट पैटर्न है, जिसे मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया था, तो उसमें मुझे दिखता है कि इसमें कब विथ हैंडल पैटर्न बन रहा था और इसने अपने टारगेट को जैसे ही अचीव किया फिर नीचे आ गया। लेकिन यहाँ से ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें फिर से इसमें अपसाइड पोटेंशियल है, जो कि 26% है। रेंज बाउंड ट्रेडिंग के लिए मैंने पहले भी डिटेल्स में बताया है कि क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे कि उसमें सपोर्ट जोन कम से कम 2 या 3 जगह होनी चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। एक जगह यहाँ पर है 12 जनवरी 2022 में। फिर यहाँ पर जब ये हैंडल बन रहा था वहाँ पे है और अभी फ़िलहाल है। यहाँ से ये फिर से बाउंस बैक किया है और इसके फाइनेंसेस भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट बन रहा है। अब हम अगले स्टॉक में आते हैं, जिसका नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी का रिसेंटली बोनस अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कंपनी बोनस अनाउंस किया है। लेकिन सडनली आज इतना ज़्यादा शार्पली करेक्ट क्यों किया? उसका वजह यहाँ पर जो मार्केट में आ रहा है वो है कर्नाटक गवर्नमेंट का एक न्यूज़ है, जो आयरन और का लेवी प्लान को लेकर इसमें है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कभी किसी स्टॉक में शार्पली सडनली कोई न्यूज़ की वजह से नीचे आए, तो हमें रिएक्ट करके बेचना नहीं है कभी, क्योंकि वो न्यूज़ सही है गलत है हमें नहीं पता। अगर गलत होगा भी तो थोड़ा और हम लोग लॉस सह लेंगे। लेकिन अगर न्यूज़ गलत हो या फिर टेम्प्रोरी हो, तो जितना तेज़ी से गिरा उतना तेज़ी से उठेगा। तो ऐसे में हमें मार्केट में कभी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए न्यूज़ की वजह से। और एनएमडीसी काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसमें काफ़ी तेज़ी से एक्सपांसन भी हो रही है। इसका जो कैपेक्स प्लान है वो लगभग अभी से डबल है। और अगर डबल हो जाती है इसकी कैपेक्स, तो ये इसका रेवेन्यू भी डबल हो जाएगी। और जब रेवेन्यू डबल होगी, तो अभी जो पी रेशियो उसकी 10 की है, उस समय ये फॉरवर्डेड पी 5 की होगी। तो 5 की पी मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रोइंग कंपनी में जस्टिसेबल है।
हाँ, अभी स्टील सेक्टर अभी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन रॉ मटेरियल में कोई इशू नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपको लेना ही पड़ेगा कहीं ना कोई भी स्टील इंडस्ट्री हो, रॉ मटेरियल तो एनएमडीसी से ही लेना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसका मार्केट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, और इसका एक एक गिरावट इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है। तब हम अगले स्टॉक में आते हैं, वो है जोमेटो। जोमेटो शुरू में लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार अच्छे आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी जो मार्केट कैप है अभी बहुत शॉकिंगली हाई है। ये है 2.78 लाख करोड़। ये टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, न जाने कितने कंपनी से ज़्यादा है, जिनके काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर एक्सपांसन है, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही है। उसका वजह है इसका एक्सेप्शनल पी रेशियो 348 का। तो कंपनी कितना भी ग्रो करे, लेकिन 348 का जो पी रेशियो जस्टिसेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे कंपनी में हमें हमें दूर रहना चाहिए, और जो भी कंपनी इस तरह की होती है, हॉट होती है, इससे हमेशा हमें दूर रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी इस जोन में एंट्री किए होंगे 2022 में और लंबा टाइम से एकुमुलेशन किए होंगे, उन्हें उनके पास अभी अच्छा खासा प्रॉफिट है में बैठे हुए हैं। अगर एक भी न्यूज़ आता है तो यहाँ से वो डंप करेंगे, और फिर जो रिटेल इन्वेस्टर वो फंस जाएंगे। और वैसे भी जब किसी शेयर में वैल्यूएशन हाई हो तो उसमें न्यूज़ भी अच्छी अच्छी आती है, कंपनी काफ़ी अच्छे से एक्सपेंड कर रही है, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे स्टॉक से हमें दूर रहनी है। जब भी न्यूज़ अच्छी है तो हम अलर्ट हो जाना है, क्योंकि न्यूज़ अच्छी जब होती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, उसे दबाया जाता है। और जब बेचना रहता है तब न्यूज़ अच्छी आती है। एक्चुअली वो न्यूज़ नहीं होती, वो एडवर्टीजमेंट होती है। तो मेरे हिसाब से जोमेटो और स्विगी जैसे शेयर से दूर रहनी चाहिए। अब अगला शेयर है सुला। तो सुला विनेयर्ड रेड वाइन बनाने वाली कंपनी है, और इंडिया में इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी एक दो क्वार्टर से इसके रिजल्ट खराब हो रहे थे, इसकी वजह से इसमें पिटाई हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो बिजनेस है वो साइक्लिक है। ये चूँकि रेड वाइन बनाने वाली कंपनी है और इसका कंजम्पशन विंटर में ज़्यादा होती है। चूँकि अभी सितंबर और जून के क्वार्टर में इसका रिजल्ट खराब है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले जो दिसंबर के क्वार्टर इसमें इसकी रिजल्ट अच्छी होगी, और ये अभी काफ़ी सपोर्ट जोन में भी है। इसके लिए हम इसका चार्ट देखते हैं, तो यहाँ चार्ट में दिख रहा है कि ये जो है अभी जो मार्केट प्राइस है इसमें ये सही जगह पे है, इसमें एक सपोर्ट जोन पे है, और ये काफ़ी ऊपर से करेक्ट की है। तो मुझे लगता है कि इसमें और डाउनसाइड पोटेंशियल काफ़ी कम है और इसमें अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इसमें भी बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है। अब हम वन ऑफ द टॉप प्राइवेट बैंक के बारे में देखते हैं, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। इससे पहले एचडीएफसी में काफ़ी पिटाई हुई थी, लोगों को लग रहा था एचडीएफसी बहुत ही बेकार कंपनी है, और उसने 6 महीने में नया हाई बनाया। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी दिनों से पिटी हुई नज़र आ रही है। 2021 में जब इसका रिजल्ट आया था, उस समय इसके जो शेयर प्राइसेस थे, अभी उसके रिजल्ट इससे 3 गुना हो गए हैं, रेवेन्यू भी 3 गुना हो गई, प्रॉफिट भी हो गई, लेकिन शेयर प्राइसेस पहले से काफ़ी पिटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा खासा लंबा टाइम से एकुमुलेशन चल रहा है, और ये कभी भी ब्रेकआउट मार सकती है। तो ऐसे स्टॉक को आप एसआईपी के थ्रू स्लोली स्लोली आप इसमें एकुमुलेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। जब इसकी आईपीओ आई थी 1 साल पहले, तब काफ़ी हाइप था कि टाटा टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी कंपनी है, इसे लेना चाहिए, अगर आईपीओ में नहीं मिला है तो उसे मार्केट में लेनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी किसी स्टॉक में इतनी ज़्यादा हॉट न्यूज़ आए, तब हमें हमेशा दूर रहनी चाहिए। इसका आईपीओ प्राइस लगभग 400 500 के आसपास था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये डबल से ज़्यादा में खुला। उसके बाद क्या था, अच्छे से पिटाई होगी, हेविली करेक्ट हो गई। अब ऐसे में इस स्टॉक में हमें अब बाइंग पोजीशन आएगी, लेकिन बाइंग पोजीशन कब आएगी हमें नहीं पता, और इसमें कब एंट्री करना है इसके लिए आप चार्ट पैटर्न एनालिसिस देख सकते हैं। मैंने अच्छे से बताया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे होती है और रेंज बाउंड ट्रेडिंग कैसे होती है, और जब भी इसमें बाइंग एंट्री की पोजीशन बनेगी तो मैं उस समय बता दूंगा। इससे हमें ये पता चलता है इस ऐसे स्टॉक के बारे में, जब भी कभी हाइप बने या सारे लोगों का इंटरेस्ट है, तब हमें हमेशा इससे दूर रहनी चाहिए। अब टाटा टेक्नोलॉजी के बाद अगला स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये रियल एस्टेट में काम करती है। माफ़ कीजिएगा, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मैंने गलत बोला। और इसने लगभग 3 साल के बाद में ब्रेकआउट दिया है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में किसी वीडियो में बताया है कि ये काफ़ी अच्छा इसमें कव विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। इसके रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी पिटी हुई है। ये काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है, और इसका पी रेशियो मात्र 8.63 है। तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल है, इस स्टॉक को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम लास्ट स्टॉक के बारे में आते हैं, जो है गांधी स्पेशल ट्यूब। ये एक माइक्रो कैप तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ स्मॉल कैप कंपनी है, और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। जब भी मैं सिलेक्टेड 10 स्टॉक्स की बात करूंगा तो मेरी कोशिश रही कि मैं एक ऐसा कंपनी बताऊं जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड हो, और जनरली स्मॉल कैप या माइक्रो कैप हो, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सके। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी अंडर वैल्यूड नहीं है, ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। इसके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, और इसका बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया कि कैसे किसी स्टॉक को कैसे हम लोग फाइनेंशियली एनालिसिस करते हैं, और चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं, और बिजनेस एनालिसिस भी हम कैसे करते हैं। तो मैंने डिटेल्स में बताया है, आप उसके थ्रू गांधी स्पेशल ट्यूब को देख सकते हैं। अगर आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, मुझे ज़्यादा कमेंट आए, तो मैं इसमें एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ। दोस्तों, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के लगातार मैसेजेज आ रहे थे कि इस तरह के वीडियो लगातार बनाया करो, इसमें जो डेली न्यूज़ हो, कुछ स्टॉक्स में लोगों की बहुत क्वेरी रहती है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो।
तो इसलिए मैं इस तरह के वीडियो बना रहा हूँ। मेरी कोशिश रही कि वीकली मैं 10 स्टॉक चुनूँ जो काफ़ी पॉपुलर हो, या फिर जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सके, या फिर उसमें स्विंग ट्रेडिंग किया जा सके, या उससे दूर रहा जाए। तो जो भी हो, मैं इस तरह के वीडियो हर एक वीक बनाया करूँगा, और ये मेरी पहली वीक है। तो धीरे धीरे मैं अपने आप में भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मेरा डिस्क्लेमर यही है दोस्तों कि जो भी स्टॉक मैंने यहाँ पे बताया है, इसमें मेरी कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।